Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 18th of September 2020. तो 18 सितंबर 2020 का कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट नीचे लिंक्स दी हैं हमारे टेलीग्राम चैनल की एक्सेट्रा की, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट. पहला क्वेश्चन देखते हैं. पहला क्वेश्चन है ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय. ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 रिपोर्ट इनमें से कौन पब्लिश किया? ऑप्शंस आर ए एनर्जी वॉच ग्रुप, बी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी या डी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 2 इज स्पुतनिक 5 समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इज व्हाट? इट्स अ वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19, द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ सैटेलाइट. आपको ऑप्शंस पता है. क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोल्ड ओशन करेंट्स? इनमें से कौन से कोल्ड ओशन करंट है? फर्स्ट इज लेब्राडोर करंट, सेकंड इज कुरोशियो करंट, थर्ड इज बेंगुएला करंट. आपको करेक्ट कोड सेलेक्ट करना है 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली या 1, 2 and 3 ओनली. ठीक है ना. सो लेट्स सी द आंसर्स ऑल्सो. आंसर्स भी लगे हाथ हम देख लेते हैं. आपको बताता हूँ ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की थी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA की रिपोर्ट है. सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. स्पुतनिक 5 हम सबको पता है इट्स अ वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 जो कि रशिया डेवलप कर रहा है. थर्ड क्वेश्चन था कोल्ड करंट कौन सा है? देखो इसमें एलिमिनेशन कैसे होता है. देखो वही वाली बात है कि आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कुरोशियो करंट एक वार्म करंट. अगर आपको सिर्फ इतना पता है ना कुरोशियो करंट एक वार्म करंट है, मैं बताया कि किसी एक फैक्ट से भी आप आंसर सॉल्व कर लोगे. अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि कुरोशियो एक वार्म करंट है, तो अगर देखो कि वो तो कोल्ड हो नहीं सकता, मतलब कि 2 एलिमिनेट हो जाएगा. तो 2 वाले जो जो ऑप्शन है वो आप एलिमिनेट कर दो. तो देखो केवल एक, तो मतलब अगर आपको लेब्राडोर का कुछ नहीं पता और बेंगुएला का नहीं भी पता है, तो भी आप सिर्फ कुरोशियो करंट के दम पे आपने पूरा क्वेश्चन कर लिया. तो इस तरीके से एलिमिनेशन होता है. थोड़ा मैं आपको करंट्स के बारे में सारे करंट्स ही दिखा देता हूँ एक बार. जैसे देखो जब आप इधर देखोगे नदन वाले सेक्टर में देखोगे, तो ये जो रेड वाले हैं ये आपके ये रेड वाले और ये वाले जो वार्म करंट थे. देखो गल्फ स्ट्रीम आपका वार्म करंट हो गया एक. ठीक है ना. यहाँ पे कुरोशियो देखो एक वार्म करंट है रेड की जैसे ऊपर. एक अलास्का करंट है वो भी ऊपर वार्म करंट है. और जो ये नीचे आ रहा है ना ब्लू में वो कोल्ड करंट से. तो ओयाशियो, कुरोशियो तो वार्म है लेकिन ओयाशियो आपका कोल्ड करंट है ना. ऊपर एक इंपॉर्टेंट और कोल्ड करंट है जो लेब्राडोर है. यहाँ पे लेब्राडोर है. ठीक है ना. फिर यहाँ पे एक ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट है वो भी आपका ये है. और वार्म करंट में एक नॉर्वेजियन करंट भी है. नॉर्वेजियन करंट इज ऑल्सो वार्म करंट, याद रखिएगा. गल्फ स्ट्रीम आपका वार्म है, गल्फ स्ट्रीम वार्म है, याद रखिएगा. ठीक है ना. देन आपका नीचे सदर्न रीजन देखो तो यहाँ पे कोल्ड में पेरूवियन करंट, पेरूवियन आपका कोल्ड करंट में आता है. देन आपका ये बेंगुएला करंट है. ठीक है ना. पेरूवियन को हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द हम्बोल्ट करंट. हम्बोल्ट करंट भी इसको बोला जाता है. ठीक है ना. और यहाँ पे पेरूवियन कोल्ड है. बेनेगुएला आपका कोल्ड करंट है. फिर आपका कैनरी करंट ये भी ऊपर ये नदर्न साइड में है. कैनरी करंट भी आपका कोल्ड करंट में आता है, याद रखिए. कैनरी भी कोल्ड करंट में आता है. सदर्न में आपका ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करंट भी आपका कोल्ड करंट में आता है. ठीक है ना. फिर यहाँ पे ये ब्राज़ीलियन करंट है. और अगुलास करंट है. अगुलास करंट याद रखिएगा वार्म करंट है. अगुलास करंट और मोज़ाम्बिक करंट दोनों ही वार्म करंट में आते हैं. ठीक है ना. ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करंट जो है वो वार्म करंट है और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एक कोल्ड करंट है, याद रखिएगा. ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वार्म है और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एक कोल्ड करंट है. ठीक है ना. तो दीज आर द करंट्स, इंपॉर्टेंट करंट्स जो कि वार्म और कोल्ड करंट्स मैंने आपको बता दिया. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग देम. आपको समझ में आ गया होगा. आगे मूव करते हैं. हरसिमरत कौर क्विट्स कैबिनेट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट 2 एग्रीकल्चरल बिल्स. तो यहाँ पे हरसिमरत कौर हैं हु इज़ फ्रॉम द शिरोमणि अकाली दल एंड फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर भी हैं. ये फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है एंड शी हैज़ रिजाइन फ्रॉम द कैबिनेट, नॉट फ्रॉम द इंटायर वो, बट उन्होंने कैबिनेट से रिज़ाइन किया है बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चरल बिल्स. 2 एग्रीकल्चरल बिल्स से 3 आए, इनमें 2 मेन हैं जिनको कि फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 बोला जाता है. फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020. और दूसरा है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस. ओके. फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020. अब बेसिकली इन दोनों बिल्स के अपोजिशन में हरसिमरत कौर ने यहाँ पर रिजाइन किया है. उनका ये कहना है कि जो ये प्रपोज लेजिस्लेशन ये जो बिल है दे सीक टू प्रमोट बैरियर फ्री ट्रेड ऑफ फार्म प्रोड्यूस बाय फैसिलिटेटिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. तो यहाँ पर उनका ये कहना है कि ये जो बिल्स हैं ये बैरियर फ्री ट्रेड करना चाहते हैं फार्म प्रोड्यूस का, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ये वो करना चाहते हैं, फैसिलिटेट करना चाहते हैं.
प्लस एग्रीकल्चरल मार्केटिंग आउटसाइड द नोटिफाइड एपीएमसी मंडीज, मतलब कि प्राइवेट मंडीज को भी ये प्रमोट करेंगे। तो प्राइवेट मंडीज को प्रमोट करना मतलब प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करना, और इसलिए फार्मर्स को डर ये है कि अगर प्राइवेट मंडीज और ये सब आएंगे तो उनकी बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा रहेगी और फार्मर्स फिर उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। अब सिंपल सी बात है, अगर डीरेगुलेशन कर दिया जाएगा तो ये मंडीज और ये प्राइवेट जो है ये अपने हिसाब से प्राइजेस सेट करना शुरू करवा देंगे और फिर फार्मर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। और जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा तो एक डर ये भी है कि एमएसपी की जो रिजीम है वो खत्म हो जाएगी, एमएसपी विल बी एंडेड। तो एक ये डर है। इन सब डरों को देखते हुए ही हरसिमरत कौर ने कैबिनेट से रिजाइन किया। एंड दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू नो। ये दोनों बिल्स के नाम याद रखना, आंसर राइटिंग में आप इनका यूज़ भी कर सकते हो किस तरीके से, है ना। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देना था, प्राइवेट मंडीज़ को बढ़ावा दे रहा था ये बिल, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को फैसिलिटेट कर रहा था, और हो सकता है कि एमएसपी की रिजीम भी एंड हो जाए, ऐसा लोगों का कहना है। सो दीज आर द थिंग्स बिकॉज ऑफ विच द बिल वॉज अपोज्ड एंड बिकॉज ऑफ विच हरसिमरत कौर हैज क्विट द कैबिनेट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दीज एग्रीकल्चरल बिल्स। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। यहाँ तो कोई ऐसी खास न्यूज़ नहीं है। यू कैन मूव विद मी अहेड। आगे आप मेरे साथ मूव करते जाइए। लेट्स सी। वेटलैंड्स बी आइडेंटिफाइड इन राजस्थान टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी। अब राजस्थान में करीब 52 और वेटलैंड्स है जिनको कि आइडेंटिफाई किया जा रहा है ताकि जो बायोडाइवर्सिटी उसको प्रोटेक्शन दिया जा सके। अब वेटलैंड्स आप सबको पता है कि इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी रीजन के लिए, है ना, चाहे वो ड्रॉट वाला रीजन हो चाहे वो फ्लड वाला रीजन है, दोनों तरफ वो एक तरफ वो सिंक का काम करते हैं, एक तरफ सोर्स का काम करते हैं, ये सारी फिर वो क्लीन करने का काम भी करते हैं ना, जो उसकी क्लीनिंग होती है एक तरीके से बायोडाइवर्सिटी की, वो भी करने का काम वेटलैंड्स करते हैं। 2 वेटलैंड्स ऐसे हैं राजस्थान में जो कि रामसर साइट्स के अंदर आते हैं। एक है आपका केवला देव और दूसरा आपका सांभर लेक। सांभर लेक और केवला देव जो है ये रामसर साइट्स में आते हैं। रामसर आप सबको पता होना चाहिए कि रामसर एक एग्रीमेंट जो कि वेटलैंड कंजर्वेशन से ही रिलेटेड है, रामसर है, और ये 1971 में हुआ था। रामसर एग्रीमेंट हुआ था 1971 में। और रामसर एक साइट जगह है जो कि ईरान में है। रामसर इज़ इन ईरान, और यहाँ पे बेसिकली वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए 1971 में एग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद इंडिया में 26 रामसर साइट्स थी जिनको रिकॉग्नाइज़ किया गया था, प्लस अभी 10 साइट्स और आ गई हैं, इंक्लूड की गई हैं। आपको बताना है कि अभी रिसेंटली कौन कौन सी 10 साइट्स है जो कि इंक्लूड की गई हैं इन द रामसर कन्वेंशन इंडिया की तरफ से, ठीक है ना। फिर एक रामसर के अंदर की एक चीज़ होती है मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड मतलब कि इन सारे वेटलैंड्स में भी जो सबसे अधिक कंजर्वेशन जो डिमांड करते हैं वो मॉन्ट्रैक्स रजिस्टर में आता है, ठीक है ना, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के अंदर आते हैं। तो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में इंडिया के 2 हैं, है ना, 2 साइट्स हैं इंडिया की जो कि मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में है अभी भी। और चलो आप वो भी बताना मेरे को कि कौन सी 2 साइट्स है। देखो पहले 3 थी, लेकिन चिल्का मैं आपको बता देता हूँ कौन हटाई गई। चिल्का को हटा दिया गया था बाद में, ठीक है ना, क्योंकि उसका काम अच्छा चल रहा था। तो 3 थी पहले मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में, फिर 2 बची हैं। अब वो जो 2 बची हैं कौन सी 2 बची हैं, ठीक है ना, तो यू हैव टू टेल मी विच आर द 2 वेटलैंड्स इंक्लूडेड इन द मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड स्टिल। ओके, ये आप मुझे बताइएगा। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं। रिजेक्ट दिस इनइक्विटेबल क्लाइमेट प्रपोजल। अब हुआ क्या है कि यूनाइटेड नेशन के जो सिक्योरिटी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने कहा है कि इंडिया शुड इमीडिएटली गिव अप द कोल जो भी कोल का यूज़ है उसको इंडिया इमीडिएटली दे दे एंड रिड्यूस द एमिशन बाय 45% बाय 2030। मतलब 2030 तक ही इंडिया अपना पूरा कोल का वो यूज़ ख़त्म कर दे, 45% तक अपने एमिशन को रिड्यूस कर दे और डी इंडस्ट्रियलाइज हो जाए। मेन है कि बेसिकली एक तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइज हो जाए। तो एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये पार्ट है क्लाइमेट डिप्लोमेसी का। दिस इज नोन एज द क्लाइमेट डिप्लोमेसी। जब आप इस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हो इसको तो उसको क्लाइमेट डिप्लोमेसी कहा जाता है। इसको टर्म याद रखेगा, आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी बेसिकली एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने तेरी जो है उसका न्यू दिल्ली में सेशन हो रहा था, वहाँ पर ये सारी चीज़ें इन्होंने बोली है। तो अब देखो बोली तो अच्छी बात है, लेकिन अब ये सोचो कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और यूरोपियन यूनियन, इनफैक्ट चाइना भी मेरे को तो डेवलप्ड ही लगता है, यूएसए हो गया, ये सारे आपके डेवलप्ड नेशंस है। इतना ज़्यादा इनका एमिशन रेट है, फिर भी क्या होता है, देखो हम सबको पता है कि जो क्लाइमेट है वो एक उसमें एक कॉमन प्लस डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब कि आपको अपने लेवल ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। जब आपने एमिशन में ज़्यादा रोल नहीं प्ले किया है, यानी कि आपने जब उसमें ज़्यादा रोल प्ले नहीं किया है, तो आपको उसको कम करने में भी ज़्यादा रोल। अब जैसे पर कैपिटा अगर देखो, पर कैपिटा में तो बहुत कम है हमारे यहाँ का प्रोडक्शन, है ना, जो कार्बन का है ये है वो है।
कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम क्यों अपना कम करें, बेसिकली वही चीज़ इस आर्ग्यूमेंट में दी जा रही है, ठीक है ना। अब ये सारी कंट्रीज़ क्या चाहते हैं कि इंडिया और बेसिकली पूरा नाम भी लिया जाता है तो इंडिया और चाइना का ही नाम लिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर इंडिया का देखो तो इंडिया का लोएस्ट पर कैपिटा इनकम है G20 नेशंस में, तो हम डेवलपमेंट के लिए काम नहीं करेंगे क्या? इंडिया इज द हैविंग द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम अमंग द G20 एंड इज अंडरगोइंग द वर्स्ट इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, और ऐसे टाइम में आप हमसे बोल रहे हो कि आप कोल का यूज़ बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है ना। अब ऑथर ने कहा है कि अगर हम देखें तो इंडिया बहुत अच्छा रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोग्राम लेके आगे बढ़ रहा है। इनफैक्ट इंडिया बहुत कम कंट्रीज़ में से आता है जो कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना है, उसके हिसाब से अपने यहाँ के काम कर रहा है। इंडिया उन फ्यू कंट्रीज़ में आता है जो कि 2 डिग्री से कम टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है ना। सो ऑथर ने ये कहा कि सारी चीज़ें होने के बावजूद भी अगर आप देखो तो ये हमको इस तरह से बोलते हैं, देन इंडिया इज कंट्रीब्यूटिंग बाय 2017 ओनली 4% फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 1.3 बिलियन। हम केवल टेम्परेचर राइज में 4% अपनी हिस्सेदारी निभा रहे थे इन 2017, लेकिन यूरोपियन यूनियन का देखा जाए तो पॉपुलेशन उसकी केवल 448 मिलियन है और वो 20% राइज के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो अब आप बात करते हो उनकी और इसकी, और हम देखो लोग मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी हमारे यहाँ इतना कम टेम्परेचर राइज हुआ है, या फिर कहना चाहिए एक तरीके से हमने पर कैपिटा के हिसाब से तो बहुत कम ही यूज़ किया है। तो वही चीज़ ऑथर ने कही कि हम क्यों इस तरीके से काम करें और क्यों एलिमिनेट करें। अभी हमको फॉसिल फ्यूल्स की ज़रूरत है। अभी हमारे यहाँ के इंजन्स हैं जो दौड़ना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज़ और बढ़ रही हैं। ऐसे में आप बोल रहे हो ठीक है हम क्लाइमेट एनर्जी का यूज़ करेंगे, हम क्लीन एनर्जी का यूज़ भी करेंगे, हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ भी करेंगे, लेकिन ऑथर ने एक पॉइंट ये भी कहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू आप इंडस्ट्रीज़ नहीं चला सकते हो, ठीक है। आप उसके ज़्यादा आप उसके डोमेस्टिक कार्य कर सकते हो, डोमेस्टिक पर्पस के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर सकते हो, लेकिन जब आपको कहना चाहिए कि इंजन्स और मशीन्स और ये चलानी तो आपको कोल एनर्जी, थर्मल एनर्जी का ही यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे में आप फिर ये नहीं सोच सकते कि सोलर एनर्जी और इस तरीके की एनर्जी का यूज़ करके हम चला लें, ठीक है। तो वही चीज़ ऑथर ने यहाँ बोली कि दे आर नॉट रियली इफेक्टिव इन ड्राइविंग द इंडस्ट्रीज। इफ़ यू वांट टू ड्राइव द इंडस्ट्रीज और स्पेशली फॉर मैन्युफैक्चरिंग यू नीड कोल एनर्जी, है ना। तो ऑथर ने वही कहा है कि अगर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर देखी जाए उस हिसाब से हमारे पास एक बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हमको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज, है ना। ऑथर ने यही सारी चीज़ें बोली हैं। सेकंड जो है वो है नीड फॉर कॉशन। अब ये बेसिकली यहाँ पे वही वैक्सीन्स के बारे में ही चल रहा है कि हमको वैक्सीन्स चाहिए, और हड़बड़ी में स्पुतनिक को पहले ही अप्रूवल दे दिया गया था, लेकिन जब तक सारे फेज़ 3 के ट्रायल्स नहीं हो जाते तब तक हमको नहीं लेनी चाहिए। तो याद रखिएगा कि स्पुतनिक 5 जो है वो रशिया द्वारा बनाई जा रही है और डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी जो है उसके साथ पार्टनरशिप की जा रही है ताकि इंडिया में 100 मिलियन डोसेज बनाए जा सकें। दूसरा था आपका पुणे बेस्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर के, एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डेवलप कर रही है चैड OX1, उसके लिए वो कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके भी डोज आएंगे इंडिया में, तो इंडिया की पॉपुलेशन के लिए काफ़ी डोज। तो वही चीज़ बोली जा रही है ऑथर द्वारा कि हमको 2-3 वैक्सीन चाहिए जिनके डोसेज इंडिया की पॉपुलेशन के लिए तो पूरे कम से कम पड़ जाए। फिर इसके अलावा इंडिया की भी वैक्सीन है जिसको हम बोलते हैं कोवैक्सीन। इंडिया की वैक्सीन क्या है? कोवैक्सीन है, ओके। तो ऑथर ने यहाँ पे ये भी लिखा है, देखो इंडिया ने भी डेवलप किया कोवैक्सीन। ये भारत बायोटेक जो कि हैदराबाद बेस्ड है वो डेवलप कर रहा है और ICMR के साथ। फिर जाइकोव डी एक प्लाज्मिड DNA वैक्सीन है जो कि डेवलप हो रही है जाइडस कैडिला द्वारा, ओके। जाइडस कैडिला जाइकोव डी को डेवलप कर रहा है, पर ये फेज़ 2 के ट्रायल्स में ही चल रहा है, अभी फेज़ 3 के ट्रायल्स अभी पूरे बचे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको। याद रखिएगा जो आपकी ऑक्सफोर्ड वाली है स्पुतनिक 5 है, इट इज़ बीइंग डेवलप्ड एज अ 2 डोज वैक्सीन। स्पुतनिक 5 जो है वो 2 डोज वैक्सीन रहेगी एंड इट इज़ ऑन अ ह्यूमन एडिनो वायरस वैक्सीन प्लेटफॉर्म। तो ह्यूमन एडिनो वायरस वैक्सीन प्लेटफॉर्म पे डेवलप हो रही है, इसको याद रखिएगा। क्रिटिसिज्म द जुडिशरी एंड अ वर्ड ऑफ एडवाइस। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है वही जुडिशरी के बारे में। जैसे देखो आर्टिकल 19 जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप सबको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि फ्रीडम से रिलेटेड है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वोकेशन, फ्रीडम ऑफ रोमिंग अराउंड हेयर एंड देयर, ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली है इंपॉर्टेंट है। 19(1)(a जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड है, याद रखिएगा। तो अब ऑथर ने कहा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बिकॉज ये गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराता है, ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराता है एंड ये सारी चीज़ें। कोर्ट्स को तो इसको डिफेंड करना चाहिए, कोर्ट्स आर एक्चुअली द कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेंडर्स ऑफ दिस। लेकिन कई बार कोर्ट्स के एक्शन ऐसे होते हैं कि वो इंस्टेड ऑफ बीइंग डिफेंडर ऑफ दिस दे स्टार्ट गिविंग द चिलिंग इफेक्ट ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्योंकि
जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जजमेंट अभी आपने देखा होगा। तो ये सब देख करके लोगों को लगता है कि जो डिफेंडर है वो खुद ही नहीं सह पा रहा है, वो खुद ही हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दे रहा है, तो ऐसा क्या होगा, ठीक है ना। तो ऑथर ने कहा कि दैट इज द थिंग। कोर्ट्स के लिए ऑथर ने सजेशन दिया कि यू शुड अवॉइड कंट्रोवर्सी, इस तरह की कंट्रोवर्सी जैसे कि प्रशांत भूषण का केस हो गया, इनको अवॉइड करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। यहाँ ऑथर ने बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे कोट की है। ही इज़ कोटिंग द जॉर्ज ऑरवेल एंड वोल्टेयर, दो कोट हैं। जॉर्ज ऑरवेल आप सबको पता होना चाहिए, ही इज़ माई फेवरेट, मोस्ट फेवरेट। आई कैन सजेस्ट यू अ बुक ऑल्सो ऑफ जॉर्ज ऑरवेल 1984, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स यू विल एवर रीड इन योर इंटायर लाइफ। सेकेंड वन इज़ योर एनिमल फार्म। एनिमल फार्म इज़ अनदर बुक विच यू शुड रीड। ये दो किताबें तो कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, 1984 एंड एनिमल फार्म, ठीक है ना। तो ये दोनों आप पढ़ सकते हैं। जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था फ्रीडम इज़ द राइट टू टेल पीपल व्हाट दे डोंट वांट टू हियर। फ्रीडम इज़ द राइट टू टेल पीपल व्हाट दे डोंट वांट टू हियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यही चीज़ ऑथर ने यहाँ पे कोट की कि आप अगर इतना बोल सकते हो अपने ऐसे समाज में तो ही आप फ्री हो, अदरवाइज आप फ्री नहीं हो, ठीक है ना। दूसरी चीज़ उन्होंने वोल्टेयर को कोट किया कि आई डिसएग्री विद एवरीथिंग यू से बट आई शेल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। मैं डिसएग्री करता हूँ जो कुछ भी तुमने कहा, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे इस बोलने के राइट को डिफेंड करने की कोशिश करूँगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये मैटर नहीं करता कि आप उससे एग्री करते हो कि नहीं करते हो, लेकिन उसके जो बोलने का अधिकार है, उसका जो फ्रीडम है, वो एटलीस्ट आप उसको प्रोवाइड करो, उसके बोलने का अधिकार आप उससे नहीं छीनो, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच वर देयर इन दिस आर्टिकल। ऑथर ने कहा कि आप देखो आजकल के जैसा टाइम चल रहा है कंटेम्प्ट का, ये जर्नलिस्ट आर फियरिंग द चिलिंग इफेक्ट ऑन द फ्री स्पीच एंड पब्लिक भी इस तरह से सोच रही है कि कुछ बोले कि ना बोले। लेकिन ऑथर ने एक चीज़ और बोली है। ऑथर ने कहा कि यही वो जज है, यही वो जजमेंट है, यही जुडिशरी है जिसने कई बार आपके फंडामेंटल स्पीच को, राइट को, इन सबको बचाया भी है, प्रोटेक्ट भी किया है। तो दोनों तरीके से आपको सोचने की ज़रूरत है कि कब कितना फ्रीडम आपके पास है, कितना आप कह सकते हो। तो दोनों ही चीज़ों के बीच में आपको एक बैलेंस बनाना है, फ्रीडम के बीच में भी बैलेंस बनाना है, और दूसरा आपको इस तरीके से डरना भी नहीं है। और कोर्ट्स के लिए भी कहा जा रहा है कि आप थोड़ा अपने आप का टॉलरेंस लेवल भी बढ़ाओ, और दूसरा आप उनके राइट्स को प्रोटेक्ट भी करो। और कभी अगर उनको आपको लगता है कि वाकई में कोई ऐसी चीज़ हुई है जो इसने की इफेक्ट किया है, आपको स्कैंडलाइज किया है, तो आप फिर उसको हैंडल भी करो। तो दीज आर द थिंग्स, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन देम, है ना। अच्छा आर्टिकल था। फॉर द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा कि हमारा देश जो एक ऐसा देश है जो कि क्लेम करता है अहिंसा को, वहाँ पर ही सबसे बेकार ट्रीटमेंट होता है एनिमल्स का। इनफैक्ट महात्मा गांधी ने एक चीज़ और कही थी कि इफ़ यू वांट टू सी द एथिक्स ऑफ अ नेशन देन सी हाउ दे आर ट्रीटिंग देयर एनिमल्स। आप ये देखो कि वो कंट्री अपने देश के एनिमल्स को कैसे ट्रीट करती है। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इलीगल तरीके से हो रही हैं। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 का एक्ट है जो कि पनिश करता है मोस्ट सीरियस फॉर्म्स ऑफ एनिमल वायलेंस। कैसे? 50 रुपये का फाइन लेकर के। अब आप सोचो कि इस एक्ट में कितने सुधार की ज़रूरत है। इसमें एनिमल्स के साथ अगर इतनी चीज़ें होती तो 50 रुपये का फाइन लिया जाता है। नाउ इसके अमेंडमेंट बिल्स आए हैं, सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाया गया है एंड पिटिशंस भी लाए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इसका चेंज नहीं किया गया। देयर हैज़ बीन नो चेंज इन दिस। तो सबसे पहली चीज़ तो ऑथर ने कहा कि प्रिवेंशन टू जो क्रुएल्टी टू एनिमल्स है इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है। दूसरा, कुछ बहुत बेकार एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि सेक्शन 11 कुछ एक्टिविटीज़ ऑफेंसेस हैं, जैसे ऑफेंसेस विच वेरी फ्रॉम अबैंडनिंग एन एनिमल टू किकिंग इट, म्यूटिलेटिंग इट और किलिंग इट एंड प्रिस्क्राइब द सेम पनिशमेंट फॉर ऑल दीज ऑफेंसेस। तीनों केसेस में सेम पनिशमेंट दी जाती है। सीवियर ऑफेंसेस आर ट्रीटेड ऑन पार विद लेस सीवियर वंस। तो जो सीवियर ऑफेंसेस है उनको भी लेस सीवियर के साथ ही मिला दिया गया है। सो दिस इज अ क्लियर डिपार्चर फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स ऑफ पीनोलॉजी। मतलब कि प्रिंसिपल्स ऑफ पीनोलॉजी क्या बोलता है कि जो पनिशमेंट है दैट शुड बी इन proportion to the क्राइम, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कम क्राइम के लिए भी वही पनिशमेंट, ज़्यादा क्राइम के लिए भी वही पनिशमेंट। तो जो प्रिंसिपल ऑफ पीनोलॉजी इसको फॉलो नहीं करता है। दूसरा, ऑथर ने कहा है कि इसमें बहुत सारे ऑफेंसेस हैं जिनको कि कॉग्निजेबल नहीं बनाया गया है। मोस्ट ऑफ देम आर नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल मतलब कि जब तक मजिस्ट्रेट नहीं बोलेगा तब तक पुलिस अरेस्ट भी नहीं कर सकती है। तो ये भी एक चीज़ है कि यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे कल्प्रिट्स जो हैं वो फिर छूट जाते हैं। अब देखो, दो सेक्शन 11 क्रिमिनलाइज सीवियर फॉर्म ऑफ एनिमल क्रुएल्टी, सब सेक्शन 3 कार्व्स आउट एक्सेप्शंस।
अब कुछ एक्सेप्शन है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री के टाइम पे डीहॉर्निंग होती है, मतलब उनकी जो सींगें काटी जाती हैं, कैस्ट्रेशन होता है, नोज रोपिंग मतलब नाक के अंदर छेद करके उनका निकाला आता है। देन ब्रांडिंग तो और भी बेकार होता है। इसमें क्या होता है, ब्रांडिंग में क्या करते हैं कि एक लोहा होता है, लोहे में एक सील लगी होती है, उसको बिल्कुल गर्म किया जाता है और एनिमल की चमड़ी के ऊपर लगाया जाता है, उसकी पूरी चमड़ी उधड़ जाती है उससे और एक मार्क बन जाता है। सो दैट इज सो मतलब कितना ज़्यादा उससे सोचो आपकी फिजिकल और कितना ज़्यादा साइकोलॉजिकल, कितना ज़्यादा प्रेशर स्ट्रेन पड़ता होगा उस एनिमल के ऊपर, जिसके डीहॉर्निंग होती होगी। डीहॉर्निंग तो कई बार तारों से होती है। इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको गाँव का एग्जाम्पल, वहाँ पे तारों से काट दिया जाता है, सींगों तारों से काटा जाता है। कैस्ट्रेशन इतना मतलब कि बिना किसी एनेस्थीसिया के आप उसको कैस्ट्रेट कर देते हो तो कितना ज़्यादा पेन वो बियर करता है वो एनिमल। सो दीज आर द थिंग्स विच शुड नॉट हैव हैपेंड। देख यहाँ पे लिखा भी है, नोज रोपिंग इन्वॉल्व्स पियर्सिंग द एनिमल्स नेसल सेप्टा यूजिंग अ थिक ब्लंट निडल। एक थिक ब्लंट निडल से आप उसको नेसल सेप्टा को बिल्कुल छेद कर रहे हो। ब्रांडिंग में क्या हो रहा है, हॉट आयरन डायरेक्टली टू द एनिमल्स स्किन टू इम्प्रिंट द आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन द बॉडी। अब ये दिस इज योर ह्यूमन एक्टिविटी। क्या ये आपको ह्यूमन बनाती है? ये सारी चीज़ें क्या आपको ह्यूमन बना रही हैं? नहीं। वही सारी चीज़ें कि दीज एक्टिविटीज शुड स्टॉप। ऑथर ने यहाँ पे कुछ सजेशंस भी दिए, जैसे कि ब्रांडिंग के लिए आप रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का यूज़ कर सकते हो, नोज रोपिंग की जगह आप फेस हाल्टर्स का यूज़ कर सकते हो, डीहॉर्निंग की जगह आप वैसे ब्रीड कर सकते हो, हॉर्नलेस कैटल्स को ही ब्रीड कर सकते हो। तो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन डू। और दूसरी चीज़, पीसीए एक्ट में बहुत सारी जो गलतियाँ हैं उनको सुधारने की ज़रूरत है। आप उसकी डेफिनेशन सबसे पहले सुधारो कि क्या है डेफिनेशन, कि किस तरीके से आप उसके पेन को, किस तरीके से आप उसको जो क्रुएलिटी टू एनिमल्स है उसको कैसे डिफाइन करते हो, ये सारी चीज़ें आप सही करो, तब जा करके एनिमल प्रोटेक्शन इंडिया में पॉसिबल हो पाएगा। सो दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन सेड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। इट वाज अ वेरी गुड आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। चलिए यहाँ तो मूव कर सकते हैं। ओके देखो, कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी आप सबको पता है ना कि जैसे जिन लोगों को एक बार कोविड-19 हो गया और वो ठीक हो गए, तो ये माना जाता है कि उनके ब्लड में जो प्लाज्मा है उसके एंटीबॉडीज इतनी स्ट्रांग हैं कि वो कोविड-19 से लड़ सकें, कोविड-19 वायरस से। इस कारण से क्या हुआ कि जैसे जिन लोगों को कोविड-19 हो जाता है दोबारा, तो इनके ब्लड का प्लाज्मा उनके अंदर डाल दिया जाता है, मिला दिया जाता है, ताकि उनकी एंटीबॉडीज़ भी इम्पॉर्टेंट हो जाए और स्ट्रांग हो जाए और वो फिर इससे फाइट कर सकें। अगली जो न्यूज़ है, यूएस कीन ऑन फाइनलाइजिंग बेका एट 2+2 डायलॉग। तो अब 2+2 डायलॉग होने वाला है, मिनिस्ट्रियल डायलॉग है जिसमें डिफेंस मिनिस्टर होल्ड करते हैं इसको। एंड इसमें वो बेका यानी कि बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल कोऑपरेशन, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या है, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। याद रखिएगा, अगर आपसे यूपीएससी सीधे बेका ही पूछ ले कि बेका किसके साथ है, तो इंडिया यूएस है। अगर सिस्मोआ लिख दिया तो भी इंडिया यूएस है। जियोसोमिया लिख दिया तो भी आपका यूएसए के साथ है, और लेमोआ लिख दिया तो भी आपका यूएसए के साथ है। ये टर्म्स याद रखिएगा, तभी 2+2 डायलॉग में इसको फाइनलाइज करना था। बेका क्या है बेसिकली बता देता हूँ आपको। बेका इज बेसिकली अ फ्रेमवर्क, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, एक फ्रेमवर्क बनाएगा थ्रू विच यूएसए could share sensitive data to aid the targeting and navigation with India। ओके, टारगेटिंग एंड नेविगेशन को एम करने के लिए सेंसिटिव डेटा का एक्सचेंज होगा बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। इंडिया और यूएसए के बीच सेंसिटिव डेटा का एक्सचेंज होगा फॉर टारगेटिंग, टू एड द टारगेटिंग एंड नेविगेशन विद इंडिया। याद रखिएगा, नेविगेशन इंडिया एंड टारगेटिंग करने के लिए ये इंडिया के साथ एक्सचेंज होगी। जो आपकी बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड इन्फॉर्मेशन रहती है ना, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रहती है, वो एक्सचेंज की जाएगी। ठीक है ना। ऑथर अब देखो यहाँ पे ऑथर ने बताया कि तीन फाउंडेशनल एग्रीमेंट ऑलरेडी इंडिया ने साइन कर लिए हैं। पहला है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसको लेमोआ बोलते हैं, जिसमें लॉजिस्टिकल सपोर्ट होता है, जैसे कि वहाँ की नेवी अगर यहाँ से गुजर रही है और उनको पेट्रोल चाहिए, फ्यूल चाहिए, तो हमने दे दिया उनको, ये सब चीज़ें। तो दूसरा है कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, कॉमकासा, या उसको सिस्मोआ भी कहा जाता है। ठीक है ना। तीसरा है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, जीएसओ-मिया, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा एक एक्सटेंशन है जीएसओ-मिया का, जिसको हम इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स भी कहा जाता है। इट वाज साइंड इन द लास्ट 2+2 डायलॉग। तो ये जीएसओ-मिया का एक्सटेंशन है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स, ISA। तो अगर आपसे यूपीएससी ये भी पूछ सकता है इस साल, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स क्या है, तो इट इज साइंड बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स इंडिया और यूएसए के बीच साइन किया गया है। अब ये 3 बेसिक हो गए थे। अब चौथा मेन इंपॉर्टेंट बचा है, जो कि आपका क्या है, बेका। तो बेका भी अब साइन करने के लिए यूएसए बोलेगा। तो दीज आर द थिंग्स विच वर देयर इन दिस आर्टिकल।
आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान टू अटेंड द सार्क मीट। अब सार्क मीट जो है इंडिया पाकिस्तान दोनों अटेंड करेंगे। सार्क आप सबको पता है कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है, और इस ग्रुपिंग में 8 मेंबर्स हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़ के 8 मेंबर्स हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन सी कंट्रीज सार्क के मेंबर्स हैं। याद रखिएगा, वेरी इजी क्वेश्चन, 8 मेंबर्स कौन कौन से साउथ एशियन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं जो कि इसके मेंबर्स हैं, ठीक है ना, आप मुझे बताइएगा। आगे मूव करते हैं। पाक टू मेक गिलगित बाल्टिस्तान अ फुल फ्लेजेड प्रोविंस रिपोर्ट। अब रिपोर्ट ऐसी आ रही कि पाकिस्तान जो है गिलगित बाल्टिस्तान को एक फुल फ्लेजेड प्रोविंस बनाने की फिराक में लगा हुआ है। आप सबको पता है गिलगित बाल्टिस्तान को जो रीजन है उसको पीओके बोलते हैं, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन है, वो पीओके वाला रीजन है, ठीक है ना। उन्होंने इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई कर लिया। इंडिया इसका अपोज करता है, यही बोलता है कि इंडिया कहता है कि आपने इसको इलीगल तरीके से एक्वायर किया, तो आप इसको इस तरीके से कैसे वहाँ पे चुनाव लड़ सकते हो, किस तरीके से आप वहाँ पे उसको अपना बना सकते हो, ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हो। दीज आर द थिंग विच इंडिया सेज, है ना। और अभी उन्होंने सीपेक भी वहाँ से गुजारा है, यानी कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो भी वहाँ से गुजारते हैं वो। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट करता है ग्वादर पोर्ट को, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया में है, वो चाइना के जिनजियांग प्रोविंस से करते हैं। तो ग्वादर पोर्ट जो है आपका बलूचिस्तान में, वहाँ से वो जिनजियांग प्रोविंस तक के बीच में कनेक्टिविटी है ये सीपेक जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसका भी अपोज इंडिया कर रहा है, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर डन। AAI में सफ़र अ लॉस इन फाइनेंशियल ईयर 21। तो AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो था वो 1995 में बना था, 1995 में बना था, और इट वॉज क्रिएटेड टू द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994। तो 1995 में बना था, 1995 में 1995 में कैसे बना था, एक एक्ट के थ्रू बना था जिसको हम बोलते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत। एक्ट के थ्रू बना था, इसलिए एक ऐसी बॉडी हो गई ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। तो वेरी इजी स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। AAI काम क्या करता है, तो ये बिल्ड करता है, इन्हांस करता है, सर्विस करता है या मैनेज करता है किसको, सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी कि एयरपोर्ट्स हो गए, इन सब चीज़ों को। देन ये प्रोवाइड करता है एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सर्विसेज भी, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है ये, ठीक है ना, याद रखिएगा। देन ये CNS यानी कम्युनिकेशन नेविगेशन सर्विलांस भी प्रोवाइड करता है, कम्युनिकेशन नेविगेशन सर्विलांस भी प्रोवाइड करता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, याद रखिएगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDAI पैनल पुशेस फॉर पैंडेमिक रिस्क पूल। अब IRDAI क्या है, ये रेगुलेटर है जो कि इंश्योरेंस सेक्टर में काम करता है। इसका नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है IRDAI, ये एपेक्स बॉडी है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एंड डेवलपिंग द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है ना। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर रेगुलेटिंग एंड डेवलपिंग द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया, और ऑटोनॉमस बॉडी है, इस्टेब्लिश की गई थी एक एक्ट के थ्रू जिसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999, उसके थ्रू बनी थी। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है, पहले इसका हेडक्वार्टर था दिल्ली में, ठीक है ना, अब हैदराबाद में है, ठीक है ना। फंक्शंस वही है कि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना इंश्योरेंस कंपनीज़ को, और रिन्यूअल करना, मॉडिफिकेशन करना, कैंसिलेशन करना उनके रजिस्ट्रेशन का, ये सारे काम ये करती है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्क्स डन बाय दिस IRDAI। आई होप you got clarity regarding that. That is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.